नमस्कार साथियों तारीख 18 जनवरी सन 1977। उस दिन सुबह सवेरे तक इस भारत देश के किसी आम नागरिक को पता ही नहीं था कि इस भारत देश में इमरजेंसी खत्म हो जाएगी और चुनाव होंगे। लेकिन उस दौर की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी को उनके अपने कैबिनेट के तमाम मंत्री और तमाम सदस्यों ने, और जो उनके सबसे करीबी नेता थे उस दौर के, उन्होंने यही उन्हें समझाया कि अगर इस दौर में चुनाव करा दिया जाए तो जीत ऐतिहासिक होगी, पुराने सभी तमाम रिकॉर्ड टूट जाएंगे। और 18 जनवरी सन 1977 यानी आज से 47 साल पहले इस भारत देश के भीतर जब प्रधानमंत्री की तरफ से ये इस बात का ऐलान किया गया कि अब चुनाव होंगे, तो उस दौर में इलेक्शन कमीशन ने तत्काल बैठक बुला लिया और तय किया कि 2 महीने के भीतर यानी 16 से 20 मार्च 1977 के बीच वोट देश में डाले जाएंगे और भारत देश में चुनाव के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो गए। कल्पना के परे है ये बात, केवल 2 महीने के बाद देश में चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय पूरे तरीके से इस बात को मान चुका कि जीत ऐतिहासिक होने वाली है, लेकिन एक ही झटके में चुनाव का ऐलान और आचार संहिता लागू होने के बाद यह देश जनता का चुनाव होने लगा। यानी भारत देश में जनता ही तैयार होने लगी। पॉलिटिकल पार्टी उस रूप में तैयार थे नहीं जो जनता पार्टी के शक्ल में इंदिरा गांधी को चुनौती देने की स्थिति में आ पाती। अब भारत देश की जनता एकजुट होने लगे, देश में मुद्दे सामने थे और उन मुद्दों के आश्रय देश की जनता की एकजुटता ने एक ही झटके में कांग्रेस के भीतर ही दरार पैदा कर दिया और 3 फरवरी को इंदिरा गांधी के सबसे मजबूत राजनीतिक स्तंभ कहे या पिलर कहे, जगजीवन राम ने इस्तीफा दे दिया। यानी एक दिन पहले उन्होंने उस समय जयप्रकाश नारायण साहब से टेलीफोन पे बात किया, उनसे आशीर्वाद लिया और जयप्रकाश नारायण ने केवल जगजीवन राम नहीं बाकियों को भी यह मैसेज देने को कहा कि यह चुनाव देश की जनता का है, ये कोई राजनीतिक पार्टी का चुनाव नहीं है। तो जगजीवन राम उस दौर में इस्तीफा दे देते हैं। उनके साथ उस समय हेमवती नंदन वो भी इस्तीफा दे देते हैं, नंदिनी सतपथी भी इस्तीफा दे देते हैं और भी कई बड़े कद्दावर नेता जो पूरे कतार उन्हें इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन जगजीवन राम के इस्तीफा देने के तुरंत बाद इस भारत देश की राजनीतिक परिस्थिति एक ही झटके में पलट जाती है और देश में आचार संहिता लागू हो गई। तो उस दौर में सत्ता के सामने या फिर सत्ता के हाथ से वह डोर खिसक चुकी है जहां पर वह अपनी ताकत का एहसास इस भारत देश की जनता को करा रही थी। ये बहुत पुराना कहानी होती है, लेकिन इस दौर को अगर जिसने भी देखा समझा है उनको ये बात पता होगा कि उस दौर में बैलेट पेपर से वोटिंग हुआ करता था, उनकी काउंटिंग होती थी तो रात भर वो काउंटिंग चलती रहती थी, रेडियो के ऊपर जानकारी देश को मिलती थी और रात में पता चलता था कि कौन जीता और कौन हारा। इसी प्रकरण के भीतर बड़े बड़े लोग हारते चले गए क्योंकि देश की जनता चुनाव लड़ रही थी। 1977 की भीतर जनता पार्टी 295 सीट लोकसभा की जीत जाती है, कांग्रेस 154 पर आकर सिमट जाती है, जनता पार्टी को 41% वोट पड़ते हैं, वहीं दूसरी ओर केवल 34-35% के आसपास कांग्रेस को मिल जाती है। इन सारी परिस्थितियों के भीतर उस दौर में वामपंथियों की मौजूदगी भी होती है जिनको 32 सीटें लोकसभा की मिली और उस दौर में एआईएडीएमके चौथे बड़े पॉलिटिकल राजनीतिक दलों के तौर पे जिनको 18 सीटें पड़े थे। आज इसको दोहराने की जरूरत देश में क्यों पड़ रही है, ये सवाल किसी के मन में भी उठ सकते हैं। सवाल ये है कि सबको भारत देश में सबको पता है कि इस देश में 2 चुनाव आयुक्त को चुन लिया गया है, नोटिफिकेशन कल तक हो जाएगा, राष्ट्रपति साहब की मोहर लग चुकी है और इस भारत देश के भीतर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के तारीखों को लेकर के तत्काल बात होनी है, वो भी तारीख कहीं ना कहीं करीब आ चुकी है। जैसे ही इलेक्शन कमीशन तारीखों का ऐलान करेगा 2024 के लोकसभा चुनाव, वो कल करे परसों करे, कुल मिलाकर के रविवार सोमवार तक इस देश में तारीखों का ऐलान हो जाएगा 2024 के लोकसभा चुनाव के, यानी नोटिफिकेशन आ जाएंगे, यानी आचार संहिता देश में लग जाएंगे। और आचार संहिता भारत देश में लगते ही भारत देश के भीतर में जो सीबीआई है, जो ईडी है, जो आईटी है, उसकी चहलकदमी थम जाएगी। पॉलिटिकल तौर पर कोई दिशा निर्देश इस दौर में सरकार दे नहीं सकती है जब तक राष्ट्रीय विपदा ना हो देश में।
और इन सारे परिस्थितियों के भीतर अलग अलग राज्यों से और उस राज्यों के भीतर से जो आवाजें लगातार उठ रही है या उठना चाहती है लेकिन इस दौर में दब जाती है, क्या उन सारे आवाजों का शोर, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वह महाराष्ट्र हो, चाहे वह ओडिशा हो, चाहे वह तमिलनाडु हो, इन सारे जगहों से आवाजें जो उठेंगे उसको थामने वाला कोई हो या फिर ना हो, लेकिन यह शोर जो है हो सकता है इस भारत देश के उस राजनीतिक मिजाज को बदलने की ताकत रखता हो जो अब तक इस भारत देश में आवाजें सुना ही नहीं है, क्योंकि वक्त खौफजदा है, ये डरे हुए हैं कि पॉलिटिकल तौर पर देश में आचार संहिता लागू होते ही इस भारत देश के भीतर कुछ बहुत बड़े परिवर्तन होने की शुरुआत हो जाएगी। खबरें तो कई तरह से अंदर खाने चलते हैं। ये खबर बिहार के अंदर से जो उनकी राजनीतिक गहमा गहमी के बीच कहीं न कहीं किसी न किसी तौर से सीटों को लेकर के भी होते हैं। उत्तर प्रदेश के भीतर जो समझौते हो चुके हैं और जिस बड़े समझौते का इंतजार इस भारत देश बार बार करता है वह चेहरा मायावती का होता है। क्या वह भी आचार संहिता का इंतजार कर रही हैं? और इन परिस्थिति के भीतर दक्षिण भारत से भी जो बार बार कुछ आवाजें इस दौर में सुनाई पड़ने लगे हैं, क्या वो आवाज और तीखी हो जाएगी? पॉलिटिकल तौर पर महाराष्ट्र राज्य के भीतर शिवसेना टूटी, एनसीपी टूटी या फिर तोड़ दिए गए, लेकिन सवाल है एनसीपी हो महाराष्ट्र में या शिवसेना हो या शरद पवार और बिना ठाकरे परिवार का, यह दोनों पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल एकनाथ शिंदे और अजित पवार के आश्रय क्या वाकई 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर पाएगी? केवल इस भरोसे वो साथ कर रहे हैं, जब तक चुनाव का ऐलान नहीं है तो डर और खौफ तो उनके ऊपर है। तो पॉलिटिकल तौर पर नहीं बल्कि ये कहे सामाजिक आर्थिक तौर पर करप्शन के चार्ज तो उन पर भी लगे हैं। लेकिन वही बात, क्या यह शोर और ये आवाज जो निकलेंगे अगर देश की आम जनता के चुनाव में तब्दील हो जाए तब, और यानी भारत देश के भीतर एक ही रेखा अगर कोई बना रहा है तो वो रेखा कांग्रेस पार्टी के नायक राहुल गांधी। सवाल ये नहीं है कि वो वोट के शक्ल में तब्दील होगा या नहीं, लेकिन कुछ छवि, कुछ दृश्य किसी भी दूसरे राजनीतिक दल यानी राजनीतिक पार्टी डरा सकते हैं। केवल आज नासिक के भीतर राहुल गांधी होते हैं और नासिक के भीतर जितनी बड़ी संख्या में वहां पर इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ लोगों का हुजूम समुद्र समूह जुटता गया, हो सकता है खास तौर पर नासिक की सीट तो शिवसेना ने जीती थी, पालघर की सीट भी शिवसेना के पाले में थी। अगर पश्चिमी महाराष्ट्र के हिस्से को अगर परखेंगे तो पश्चिमी महाराष्ट्र के 11 में से 5 सीट तो भारतीय जनता पार्टी ने जीते, 3 सीट शिवसेना ने जीते थे, वहीं 3 सीट एनसीपी ने जीती थी। एनसीपी और शिवसेना दोनों शिफ्ट हो गए बीजेपी में। जो टूटा हुआ हिस्सा है वो इंडिया गठबंधन के साथ है और इंडिया के भीतर बेचैनी भी होती है। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर भारत देश का जनता का चुनाव है, जो जन सैलाब दिखता है या फिर दिखाई जाता है, वो एक पल के लिए आप भी देखिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नासिक की भीड़, पिछड़ों का, दलितों का, गरीब जनरल कास्ट का, आदिवासियों का, माइनॉरिटी का क्या कौन से रास्ते थे बताओ? तो फिर ऐसे में 2 दिन बाद मुंबई में बंद, कॉर्पोरेट बंद, प्राइवेट अस्पताल बंद, प्राइवेट कॉलेजेस बंद, तो रास्ते खुले कौन से थे बताओ? तो फिर ऐसे में 2 दिन बाद सरकारी मुंबई में खुली थी, इसमें आप लोग जा सकते थे। सेना खुली थी, उसमें आप लोग जा सकते थे। तो फिर ऐसे में 2 दिन बाद उसमें आप जा मुंबई में, ठीक है, अब नया सिस्टम है। सबसे पहले आर्मी वाला बंद कर दिया, कहते हैं भैया आर्मी। तो फिर ऐसे में 2 दिन बाद मुंबई में के अंदर आएंगे, 3 को लात मार के बाहर कर दिया जाएगा। वो 3 पता है कौन होंगे? तो फिर ऐसे में 2 दिन बाद मुंबई में 90% वाले होंगे, दलित, आदिवासी, पिछड़े, गरीब, जनरल कास्ट के लोग हैं। उनसे कहेंगे भैया। तो फिर ऐसे में 2 दिन बाद मुंबई में लगेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी, कैंटीन नहीं मिलेगी। रैली होनी है इंडिया गठबंधन की। और सवाल से सबसे बड़ा इस दौर में है कि महाराष्ट्र और बिहार यही 2 राज्य तो हैं जहां गठबंधन टूटा। भारतीय जनता पार्टी का जो सालों साल से चलता आ रहा था बिहार में जुड़ भी गया और दोबारा छूट गया, या कहे तिवारा जुड़ गया।
लेकिन पॉलिटिकल तौर पर महाराष्ट्र के भीतर शिवसेना का अलग हो जाना बीजेपी से, उस हिंदुत्व के नाम पे या फिर उस वोट बैंक के जरिए, जो कि सालों साल से लोगों के मन में यह कभी सवाल उठा ही नहीं कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी अलग भी हो सकते हैं, लेकिन एक ही झटके में जिस राजनीतिक रेखाओं को दिल्ली ने महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर खींच दिया, क्या वह आचार संहिता लागू होने के बाद बदल सकती है? यह कोई शगुफा वाली बात नहीं है, ये पॉलिटिकल हलचलों की भीतर से उठती हुई आवाजें हैं। आपको इंतजार करना पड़ेगा चुनाव का ऐलान, आचार संहिता का लागू होना, टिकटों का वितरण, उस पर नाराजगी, आने वाले समय उस पर राजनीतिक भविष्य को लेकर के, चाहे एकनाथ शिंदे की टीम हो, चाहे अजित पवार के साथ निकले हुए उन तमाम बड़े कद्दावर लोग, बड़े दागी लोग, बड़े दागियों के साथ बड़े लगातार भारतीय जनता पार्टी जिनके नाम लेती थी और ईडी के फाइल में जिनके नाम दर्ज होते हैं, उनसे तो बचा जा सकता है, लेकिन पॉलिटिकल राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई अगर भारत देश की जनता के साथ टकराने की लड़ाई अगर खत्म हो जाए तो बड़ी मुश्किल होगी। और अंतिम में कहा जाएगा, अंतिम फैसला ये कि ये सारे सवाल अजित पवार के सामने भी है, ये सारे सवाल एकनाथ शिंदे साहब के सामने होता है। एकनाथ शिंदे संयम बने रहेंगे महाराष्ट्र के, उन पर भरोसा दिया जा चुका है उनको इस बात की, लेकिन भरोसा एक व्यक्ति के आश्रय तमाम नेताओं के सर पर बांध दिया जाए, ऐसा भारत देश की राजनीति में कम से कम होता नहीं है। और यह टूट कोई आज के दौर का नहीं है। शरद पवार ने तो अपनी जवानी के दौर में कांग्रेस को कहा और वहां से निकल करके मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अजित पवार मुख्यमंत्री नहीं है, उनके सामने भी बहुत बड़े सवाल होते हैं। उन्होंने भी देखा कि किस प्रकार से उनके परिवार के रोहित पवार को जेल का रास्ता दिखाया गया। हर किसी के सामने है कुर्की जब्ती परिवार के भीतर कैसे हुई, तब पॉलिटिकल राजनीतिक झटका कब किसको कौन देगा, यह आचार संहिता का इंतजार होगा। इसका दूसरा चेहरा बिहार के भीतर होता है। पशुपति नाथ पारस क्या करेंगे, जीतन राम मांझी क्या करेंगे, चिराग पासवान 5 टिकटों को भरोसे और आश्वासन के बाद बहुत खुश हैं बिहार में और चचा को दगा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर बिहार में तेजस्वी यादव अपने चचा के रास्ता आज भी खोले हुए हैं और पॉलिटिकल तौर पे वो जानते हैं कि पता नहीं किस मोड़ पर किस उम्मीद के आश्रय कौन सी परिस्थिति बनती जाएगी, क्योंकि बिहार वो राज्य जरूर है जहां देश जनता की किसी भी चुनाव में तब्दील कर देता है। उसमें उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, उनकी अपनी राजनीतिक धड़कनें जब शामिल हो जाती है बिहार में, तो इसमें भारत देश में परिवर्तन ला देता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के भीतर भी सवाल होता है, क्या आखिरी क्षणों में मायावती कोई बड़ा फैसला तो नहीं लेंगी? जिस वोट बैंक के आश्रय आरएलडी बैठी हुई है, क्या इस दौर में अपने तौर पर ये बात को मान लिया जाए कि आरएलडी के भरोसे, उस भरोसे में है कि भारतीय जनता पार्टी के भरोसे वो जीत जाएगी? इन तमाम परिस्थितियों के भीतर सबसे बड़ा सवाल होता है कि जयंत चौधरी इस बात को जानते हैं, बगल के हरियाणा में जाट के नाम पर झटका दे दिया गया दुष्यंत चौटाला को। दुष्यंत चौटाला के साथ एक साझेदारी कर ली गई, किस लोकसभा चुनाव में आप हमें जिताने की व्यवस्था करें, विधानसभा दे। लेकिन ऐसा कोई सौदा जयंत चौधरी के साथ तो नहीं हुआ। इन्हीं सारी परिस्थितियों के भीतर बिहार के भीतर राजनीतिक घमासान वो तो इंडिया से भी बद से बदतर होता है। और ये सवाल जब पूछा जाता है नीतीश कुमार से, जो कि चिंतित रहते थे इंडिया गठबंधन को लेकर के, वह तो अब एनडीए के भीतर शामिल है, तो टाल मटोल करते हुए आज कल शाम का जिक्र करते हुए निकल पड़ते हैं। सब जल्दी हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, मंत्रिमंडल विस्तार जल्दी होगा, सब चीज के बारे में खबर तुरंत मिलेगा भैया। अब पता नहीं कितना ध्यान लोगों ने दिया या नहीं दिया, लेकिन इस दौर में अगर भारतीय जनता पार्टी को नवीन पटनायक की जरूरत पड़ जाती है 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, और सबसे करवी पांड्या ने इस दौर में दिल्ली के संपर्क में लगातार है और सियासी तौर पर बीजेडी के लिए चुनाव से ठीक पहले जिस गठबंधन की दिशा को भारतीय जनता पार्टी चाहती है, वह उनकी अपनी कहे राजनीतिक सियासत की जमीन कहीं खत्म तो नहीं कर देगी। ये सवाल बीजेडी के भीतर उन सांसदों के साथ जाकर के अटक जाता है और राज्य के एमएलए के यानी विधायकों के भीतर ये सवाल होता है, ये रास्ता कहीं सुसाइडल तो नहीं होगा? तो क्यों नहीं इसे चुनाव के
ऐलान तक टाल दिया जाए, क्योंकि सबको पता है दिल्ली की ताकत से आप कभी टकरा नहीं सकते। नवीन पटनायक भी कोई अछूते नहीं है, उनको ये बात पता है कि राज्य का विकास अगर करना है, पैसा चाहिए, अगर कोई दागदार है उससे बचाना चाहिए, तो फिर दिल्ली के साथ आपको आकर खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन इसी दौर में बहुत बड़ा सवाल ये होता है, अगर दिल्ली की सांसें लोकसभा चुनाव को लेकर के अगर अटक रही है, यह सोचकर अगर सच में यह देश की जनता का चुनाव हो गया 2024 का लोकसभा चुनाव, तो इन परिस्थितियों में आप ध्यान दीजिए, एक के बाद एक मुद्दे दिल्ली ने बार बार उठाए और हर मुद्दों के आश्रय उसने यह बात को माना है कि उनके अनुकूल परिस्थितियां, इस दौर में किसी के अच्छे दिन का जिक्र नहीं होता, किसी के बुरे दिन का भी जिक्र नहीं होता। 2047 के विकसित भारत होने का जिक्र होता है, भारत देश के तीसरी इकोनॉमी बनाने का जिक्र होता है। लेकिन दोनों परिस्थितियों में भारत देश की वह जनता जो इलेक्शन को, चुनाव को अपने अनुकूल तब्दील कर दे, तो सत्ता बदलने की स्थिति देश में आ जाती है। क्या इस बात को लेकर के घबराहट है भारतीय जनता पार्टी के भीतर? इस दौर में जब सीएए लाया गया तो सोचा गया बहुत बड़ा बवाल होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चंद नेताओं के हंगामे शोर के साथ ही यह कहीं गुम होने लगा। कौन नेता थे? ममता बनर्जी, वह शोर मचा रही थी। केजरीवाल साहब, वह शोर मचा रहे थे। कौन कौन नेता शोर मचा रहा था सीए को लेकर के, जबकि मुस्लिम समुदाय के भीतर कहीं ज्यादा बड़े खामोशी थी? तो इसका मतलब इस दौर में क्या होता है? क्या पॉलिटिकल तौर पर इस दौर में हर वो मुद्दा जो दिल्ली उठाती है उसको भी इस दौर में इस देश की जनता उसको लपकने को तैयार नहीं है और उसका लाभ मिल जाए, वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए। इसीलिए पॉलिटिकल तौर पर अपने अपने राजनीति को पैरेलल देखते हुए, उसको समझते हुए, चाहे वो पश्चिम बंगाल की आवाज हो या दिल्ली की आवाज हो, उसको उठाया जा रहा है, क्योंकि कल्पना के बिल्कुल पड़े होता है। जरा आप खुद कल्पना कीजिए कि इस भारत देश में पाकिस्तान से आए हुए जो हिंदू नागरिक है, बांग्लादेश से आए हुए हिंदी नागरिक जो होते हैं, अगर वो दिल्ली के भीतर मौजूद होते हैं और एक ही झटके में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोई बयान देते हैं, तो उस बयान के खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर जो है वही जो शरणार्थी है वो आंदोलन के शक्ल में नजर आने लगते हैं, जैसे किसी राजनीतिक पार्टी का शोर मचा हुआ, और वह दिल्ली के मुख्यमंत्री को निशाने पर ले लेते हैं क्योंकि यह मुद्दा कहीं गायब न हो जाए। क्या ऐसी हरी झंडी उस दौर में दी जा चुकी है? क्योंकि दिल्ली के भीतर शरणार्थी दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगा रहा हो और दिल्ली पुलिस चुपचाप देख रही हो, ये सामान्य तौर की परिस्थिति नहीं है। दरअसल ये आचार संहिता लागू होने से पहले हर मुद्दे को हवा में उठाकर वोटों के ध्रुवीकरण कर और अपने अनुकूल बनाने की परिस्थिति होती है भारतीय जनता पार्टी के। इसमें हर नेता शामिल होता है, उनकी अपनी राजनीतिक जमीन की अस्तित्व की सवाल होती है। दिल्ली की नजारा एक पल के लिए आप देख लीजिए। हमारे बच्चों को मत सताओ, हमारे को मार दो, हमारे को मार दो। केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय। आप खुद ही सोचिए, ये अभी वोटर हुए नहीं देश के और इनके हाथों में पाकिस्तान का पासपोर्ट भी नजर आता है और खुले तौर पर ये हिंदू बता भी रहे होते हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या पॉलिटिकल तौर पर इतनी बड़ी संख्या में रैली अवरोध का, किस शैली का जो दिल्ली के सड़कों पे होता है, ये बहुत सागोई से बताता है। दरअसल इस दौर में इंतजार भारत देश चुनाव के ऐलान का कर रहा है, आचार संहिता लागू हो जाए इस बात का कर रहा है, क्योंकि भारत देश के मुद्दे इस दौर में हाशिए पे ढकेले जा चुके हैं और उन सारे मुद्दों से प्रभावित सबसे बड़ा तबका इस भारत देश का वह युवा तबका होता है, देश में जो बेरोजगार होता है। हर तीसरा वोटर इस भारत देश के भीतर में युवा होता है, जिसके पास कोई काम काज नहीं होता है। 18 साल से लेकर के 32 साल के एज तक के युवाओं के मन में अगर आप झांकिएगा तो हो सकता है बेरोजगारी के अलावे आपको बिल्कुल कुछ और नजर आएगा नहीं। यही वो सवाल होता है इस भारत देश की राजनीति के भीतर, जो दिल्ली की सत्ता जिन मुद्दों को उठाती है, जिस आश्रय 370 और 400 पार के नारे लगते हैं, उस दौर का सबसे बड़ा संकट ये होता है कि हर हाल में तीसरी बार सत्ता में आना है। उस आंकड़े तक पहुंचने के लिए हर गठबंधन, हर नेता इस दौर में मानने होगा, अगर ये देश की जनता का चुनाव हो रहा है तो शायद इसके सबसे बड़ी कारण
इस भारत देश के भीतर पहली बार कांग्रेस के किसी बड़े नेता का सड़क के बीच और गली चौराहों पर घूमते हुए उस सच से लोगों को अवगत कराना है जहां पर खुद कांग्रेस पार्टी का नेता राहुल गांधी अपने तौर पर कमजोर महसूस करता है कि वह अब क्या करे। पॉलिटिकल तौर पर भारत देश में ऐसी राजनीतिक लड़ाई इस रूप में लड़ी भी जा सकती है, ये बात की कल्पना किसी ने नहीं किया होगा जब खुले तौर पे कोई कहता है कि आपके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए, आप कौन से रास्ते आप खोलेंगे। एक पल के लिए इसको भी देखिए। पहले भैया पिछड़ों का, दलितों का, गरीब जनरल कास्ट का, आदिवासियों का, माइनॉरिटी का क्या कौन से रास्ते थे बताओ। ये तो आपके लिए बंद है। मीडिया बंद, कॉर्पोरेट बंद, प्राइवेट अस्पताल बंद, प्राइवेट कॉलेजेस बंद, तो रास्ते खुले कौन से थे बताओ। सरकारी नौकरियां खुली थी, इसमें आप लोग जा सकते थे। सेना खुली थी, उसमें आप लोग जा सकते थे। पुलिस की भर्ती होती थी, उसमें आप जा सकते थे। ठीक है, अब नया सिस्टम है। सबसे पहले आर्मी वाला बंद कर दिया। कहते हैं भैया आर्मी में अग्निवीर बनेंगे, 4 लड़के अंदर आएंगे, 3 को लात मार के बाहर कर दिया जाएगा। वो 3 पता है कौन होंगे? कौन होंगे पता है? वो 3 90% वाले होंगे। दलित, आदिवासी, पिछड़े, गरीब, जनरल कास्ट के लोग हैं, उनसे कहेंगे भैया 3 साल 4 साल यहां काम करो, बाहर निकलो। गोली लगेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी, कैंटीन नहीं मिलेगी। कैंटीन पेंशन किसको मिलेगी? वो एक बंदे को मिलेगी। तो आर्मी वाला रास्ता बंद, पब्लिक सेक्टर वाला रास्ता बंद, सारा का सारा प्राइवेटाइज कर दिया। BHEL, HEL, ये सारी जो संस्थाएं, रेलवे, एक के बाद एक प्राइवेटाइज हो। वैसे में एक बात तो तय है, अगर पॉलिटिकल तौर पर भारत देश के युवाओं ने इस बात को महसूस कर लिया कि उनके मुद्दे इस दौर में हाशिए पे ढकेले जा चुके हैं और जानबूझकर उसके ऊपर राजनीतिक का लाल कालीन बिछा दी जा रही है, अगर वह देश में खड़ा हो गया तो उनके मुद्दे एक ही झटके में सामने आ जाएंगे। तो फिर ऐसे में सवाल नेताओं की लंबी लिस्टों का नहीं होता, चाहे वो नवीन पटनायक हो ओडिशा के, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो बिहार के चिराग पासवान हो, चाहे जीतनराम मांझी हम पार्टी के, चाहे इस कड़ी के भीतर एकनाथ शिंदे हो या अजित पवार हो महाराष्ट्र के, किसी भी लाइन को आप देख लीजिए। अगर भारत देश की जनता के जरिए अगर किसी मुद्दे को उठाते हुए इस भारत देश की राजनीति को प्रभावित करने के लिए अगर वो निकल जाए, तो फिर ऐसे में सवाल भारत देश का जनता का होता है, नेताओं का नहीं होता है। नेता तो एक प्लेयर होता है, वो तो तय करता है कि अब किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़े होना है, किस टीम में उसको अब शामिल होना है। वर्तमान समय की टीम क्या भावुक टीम होती है, मौजूदा वक्त की टीम के सामने ईडी, सीबीआई, आईटी होता है। मौजूदा वक्त के टीम के साथ दिल्ली की ताकत होती है। मौजूदा वक्त की बनती हुई टीम के साथ आने वाले समय में 400 पार का नारा होता है। मौजूदा वक्त की टीम इस आश्वासन, इस भरोसे पर होता है कि तीसरी बार जीत करके ही आएंगे। लेकिन जीतने हारने की परिस्थिति के भीतर राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी आमने सामने खड़े होते हैं। यानी ये कहे कि भारत देश में अगर इन दोनों से हट करके भारत देश की आम नागरिक एक ताकत के तौर पर इस देश में उभर गया, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी की जो कहते हैं, जो भी चेहरे आपके मन में बहुत ताकतवर नजर आते हैं, फिर वो खामोश रहेंगे, टाल मटोल करेंगे ही नहीं। अभी तो खौफ ज्यादा होती है। और देख लीजिए भारत देश की राजनीति का सच भी देख लीजिए कितना अनूठा होता है। आखिरकार ये भारत देश के भीतर 1977 उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती हैं। अब इंदिरा गांधी के बेटे इस भारत देश में इस दौर में संघर्ष कर रहे हैं। उस दौर में जयप्रकाश नारायण के साथ खड़े जो तमाम राजनीतिक पार्टी थे, वो इस दौर में उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है जिनके साथ इस दौर में जयप्रकाश नारायण थे। यानी ये कहे भारतीय जनता पार्टी उस समय के जनसंघ, जिसका जनता पार्टी में विलय हुआ था। तो ऐसे में बिहार के भीतर चाहे आरजेडी हो, चाहे पासवान क्यों ना हो, चाहे उत्तर प्रदेश के भीतर मायावती हो या खुद अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी एसपी खुद क्यों ना हो, उस दौर में आरएलडी यानी चौधरी चरण सिंह को आप ध्यान दे लीजिए, उनकी अपनी राजनीति क्यों ना हो, उसी लाइन को बहते बहते महाराष्ट्र तक अगर पहुंचेगा तब आप देख पाएंगे कि परिस्थिति केवल इस भारत देश के भीतर में
राजनीतिक चेहरे के आश्रय बदलती है भारत देश के भीतर, आम जनता की संघर्ष और जनता की उम्मीद उसी रूप में रह जाती है। इसीलिए हर 5 साल के बाद कोई अगर इस बात का खुला ऐलान करे कि वह सत्ता में आ रहा है तो भारत देश की जनता उसकी डुगडुगी बजाती रहती है। देखते रहिए, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।